हेलो हेलो हेलो। चलो, पिछली वीडियो आपने देख ली होगी और मैंने कहा था कि आप खुद सॉल्व करके देखना अगले क्वेश्चन, है ना। 10 तक मैंने करा दिए थे, ये मैंने करा दिए थे, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये 2 तरीके हैं, ये तरीका यूज नहीं करेंगे, ये तरीका यूज करेंगे कि मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप सोल्व करोगे, कुछ रॉन्ग होंगे उनको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करोगे, फिर खुद से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन बाद, ये मैं आपको बताया था, ठीक है। तो अब आगे के आपने ये सोल्व करके, ये पूरी पीडीएफ मैंने अपलोड की थी, तो ये सोल्व करके आपने देखा होगा। कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे। आपको कैसे पता चलेगा गलत हुए सही हुए? पहले तो आपने सोल्व करके तो देखा होगा, नहीं देखा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आज की वीडियो में जब आप इनका सॉल्यूशन समझोगे तब आप मैच करके देखना। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो द बेस्ट, और मान लो आपका आंसर सही नहीं आ रहा तो ये देखना कि आपने किस सोच से वो आंसर दिया था और मैं किस सोच से दूसरा आंसर दे रहा हूं। अगर सेम आपका और मेरा आंसर सेम मिलता है तो बात ठीक है। फिर तो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं मिलता तो ये देखना आपको कि आपका किस तरीके से डिफरेंट आंसर आया, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि ये आपने पहले सोल्व करके देख लिए होंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, शुड कंप्यूटर नॉलेज बी मेड compulsory subject for all the student at secondary school certificate examination in India? क्या भारत में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, ये एसएससी, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एसएससी नहीं है, ये है हाई सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10th तक, सीनियर सेकेंडरी 12th तक होती है सेकेंडरी, 10th तक। उसने कहा कि 10वीं लेवल तक, कि क्या भारत में 10वीं लेवल में सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य विषय होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का ज्ञान, कि भारत में 10वीं तक सबको कंप्यूटर सिखा देना चाहिए, ये कंपल्सरी होना चाहिए। अब आप के मन में पहले ही आ चुका होगा कि हाँ होना चाहिए, पहले नहीं लेकर के आना है, हाँ होना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी समझा रहा था, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है नो, नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं लॉजिक क्या लॉजिक दे रहा है, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। चलो, आवर नीड इज ब्रेड फॉर एवरीवन, वी कैन नॉट फॉलो वेस्टर्न मॉडल। नहीं, हमारी जरूरत सभी के लिए रोटी है, हम पश्चिम मॉडल का अनुसरण नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, मैं मानता हूं हमारी जरूरत रोटी है, रोटी कपड़ा मकान, पिछले कई सालों से, कई दशकों से ये नारा लगाया जा रहा है, ठीक है हमारी जरूरत है, बट इसका कंप्यूटर से क्या लेना देना भाई। ठीक है सबको खाना मिले, ये अच्छी बात है, बट अगर कोई पढ़ाई सबको खाना मिले, बहुत ही गरीबी रेखा से भी नीचे, बहुत ही गरीबी रेखा से भी नीचे जिनकी काउंटिंग नहीं होती, उनको खाना जरूरी है, जो रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं। बट अगर उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो उनको कंप्यूटर सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, इस लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए वो बाद की बात है, बट कंप्यूटर सिखाने से क्या किसी की रोटी छिन जा रही है क्या? तो ये इलॉजिकल बात बोल रहा है कि हमारी जरूरत सबके लिए खाना है। हाँ ठीक है, सबके लिए रोटी जरूरी है, हमारी जरूरत, हमारे देश की जरूरत है, और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। कंप्यूटर सीखने से वेस्टर्न कल्चर थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, यस सबको सिखाना चाहिए 10वीं लेवल तक। तो यस का लॉजिक देखते हैं, बोलता है वी कैन नॉट एंटर द ईयर 2100 विदाउट इक्विपिंग आवर चिल्ड्रन विद कंप्यूटर। हाँ, हम अपने बच्चों को कंप्यूटर से लैस किए बिना वर्ष 2100 में प्रवेश नहीं कर सकते। भाई वर्ष 2100 में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? ये तो ये बात बोल रहा है कि 2101 2102 यानी कि आज से ठीक 69 साल बाद, 69 साल बाद कंप्यूटर के ज्ञान के बिना कोई एंट्री नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है। कंप्यूटर के ज्ञान के बिना मतलब 2100 में क्या ऐसा रूल लागू होने वाला है कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता उनको मार दो सबको? एंटर तो कर ही सकता है ना, अनपढ़ लोग भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भाई जिसको कंप्यूटर नहीं आता क्या वो किसी और फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता? हो सकता है। सचिन तेंदुलकर के भी 10वीं के एग्जाम नहीं थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के बिना हम 2100 में एंट्री नहीं कर सकते।
अगर वो ये बोलता कि आने वाले टाइम में, हाँ कर देना चाहिए, आने वाले टाइम में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, आने वाले टाइम में कंप्यूटर की एक ज़रूरत है, तो लॉजिक ठीक बोलता। वो कह रहा है 2100 में एंट्री नहीं कर सकते, मतलब 2100 में जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये भी एक इलॉजिकल बात बोल रहा है। ठीक है, चलो दोनों गलत हुए। देखो नो का भी गलत हुआ, यस का भी गलत हुआ, क्योंकि दोनों इलॉजिकल बात बोल रहे थे। नो में भी इलॉजिकल बात बोल रहा था और यस में भी इलॉजिकल बात बोल रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो होपफुली आपका भी आंसर यही आया होगा। ये नहीं आया, मान लो आपका आंसर पहला सही आया, मान लो, तो ये सोचना कि आपने क्या सोचा जो कि पहला सही आया। मान लो किसी दूसरे बच्चे का आंसर दूसरा सही आया, मान लो किसी बच्चे ने दूसरा टिक कर दिया, तो ये सोचो कि मैंने क्या लॉजिक दिया और आपने क्या लॉजिक सोचा होगा जब सोल्व किया होगा, कि जिसकी वजह से आपने सही किया। और अगर आपके गलत आए तो बल्ले बल्ले है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वो बोलता है ठीक है, वो बोलता है शुड लिटरेसी बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग एन वोटर इन इंडिया। क्या साक्षरता भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम मापदंड होना चाहिए? मतलब भारत में मतदाता वोट वही कर पाएगा जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ों को वोट करने का अधिकार छीन लेना चाहिए, वो ये पूछना चाह रहा है। बोल रहा है नो, नहीं छीनना चाहिए। मेयर लिटरेसी इज नो गारंटी ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। नहीं, केवल साक्षरता किसी व्यक्ति की राजनीतिक परिपक्वता की गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही लॉजिक बोल रहा है कि केवल पढ़ा लिखा ही अच्छी वोट डिसाइड कर सकता है, या केवल पढ़ा लिखा ही अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियन का सेलेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं सिखाता। आपकी जिंदगी भी बहुत कुछ सिखाती है। आपके दादा परदादा भी अनपढ़ हुए हैं, तो क्या उन्होंने राजनीतिक सही सिलेक्शन नहीं किया? हाँ किया है, बिल्कुल। तो पहला लॉजिक सही है कि ऐसा कोई रूल लागू नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा है वही वोट कर पाए। ठीक है, दूसरा यस कर देना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक देखते हैं यस का। यस, इलिटरेट पीपल आर लेस लाइकली टू मेक पॉलिटिकल वाइजर डिसीजन ऑफ वोटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट और पार्टी। हाँ, अशिक्षित लोगों को सही उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट देने का राजनीतिक रूप से बुद्धिमान वाला निर्णय लेने की संभावना कम होती है। वो ये बोल रहा है कि अशिक्षित लोग जो हैं वो ये बिल्कुल नकार नहीं कर रहा, वो नकार नहीं रहा कि अशिक्षित लोग डिसीजन ले ही नहीं सकते। वो बोल रहा है कि अशिक्षित लोग पढ़े लिखे लोगों से कम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। हाँ, कम तो ले पाते हैं, ये तो एक सच्चाई है। एजुकेशन बहुत कुछ सिखाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सिखाती है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है कि अनपढ़ लोग अच्छी पॉलिटिकल कैंडिडेट या अच्छा पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करने के लिए अशिक्षित लोग कम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कंपैरिजन टू शिक्षित लोगों के। हाँ, ये कम तो ले पाएंगे, तो एक सच्चाई है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि अनपढ़ लोग कई बार इलॉजिकल बातों की वजह से भी डिसीजन ले लेते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, ऐसी बस वोट दे देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब दूसरा लॉजिक भी सही है। दोनों लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली ये नो को डिफाइन कर रहा है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अशिक्षित लोग अच्छी मेच्योर नहीं, उनके अंदर मेजोरिटी है ही नहीं और वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये यस को भी डिफाइन कर रहा है कि हाँ कम तो कर पाएंगे, ये तो एक सच्चाई है। ठीक है, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? शुड स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट बी इंट्रोड्यूस इन ऑल सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया। क्या भारत में सभी बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है, ठीक है, बीमारू क्षेत्र का मतलब है कि वो पब्लिक सेक्टर, वो गवर्नमेंट की वो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से काम ही नहीं कर रही हो। ठीक है, और सभी बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना बनानी चाहिए। स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कोई खुद की इच्छा से
स्वैच्छिक का मतलब खुद की इच्छा से, ठीक है, खुद की इच्छा से अगर कोई रिटायर्ड होना चाहता है, अगर खुद की इच्छा से कोई जॉब छोड़ना चाहता है, तो ये जितने भी खराब सेक्टर जो काम नहीं कर रहे, जैसे सरकार बोलती है कि बीएसएनएल अच्छे से काम नहीं कर रही, एमटीएनएल अच्छे से काम नहीं कर रही, या एलआईसी अच्छे से काम नहीं कर रही, जितने भी गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर वही होते हैं, दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनीज। जितने भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं जो अच्छे से काम नहीं करी, उनमें अगर कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है तो ऐसी स्कीम लॉन्च कर देनी चाहिए सारे के सारे सेक्टर के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर, कि अगर कोई रिटायरमेंट लेना चाहता हो ले सकता है। बोल रहा है यस, एक्सेस एंड इन एफिशिएंट स्टाफ इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सिकनेस ऑफ ऑल सच सिक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अतिरिक्त और असक्षम कर्मचारी, अतिरिक्त ज्यादा कर्मचारी और असक्षम कर्मचारी सभी ऐसे बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बीमारू होने के कारणों में से एक है। वो बोल रहा है कि जितने भी खराब सेक्टर हैं उनमें वो खराब होने का कारण कहीं ना कहीं ज्यादा एम्प्लॉई हैं उसमें, या असक्षम एम्प्लॉई है, इनएफिशिएंट स्टाफ है, मतलब काम ही नहीं कर रहा स्टाफ। जब स्टाफ काम ही नहीं कर रहा तो उनको रिटायर कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, जब काम का है ही नहीं कोई बंदा तो उसको हटाओ यार, दूसरे बंदे को लेकर के आओ उसकी जगह। अच्छी बात, नई जॉब भी क्रिएट होंगी और वो सेक्टर भी अच्छे से काम करने लग जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी, संस्था भी अच्छे से काम करने लग जाएगी। जब काम ही नहीं करे, मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन करके आपने 15-20 साल नौकरी भी कर ली, फिर देखा कि यार आप किसी काम के हो नहीं, काम वाम कुछ कर नहीं रहे, तो आपको रिटायरमेंट की स्कीम दे देनी चाहिए। आपको हटाओ, दूसरे बंदे को लेकर के आओ जो काम करे, काम करेगा तो अच्छे से वो सेक्टर भी काम करेगा। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, कई बार आप एसबीआई के बैंक में या पीएनबी के बैंक में जाते हो तो कई बार आप एम्प्लॉय के बिहेवियर से या एम्प्लॉय के काम करने के तरीके से आप गुस्सा भी हो जाते हो। आपका मन में ये करता भी होगा कि क्यों बैठे हैं ये लोग यार, ये हटे यहाँ से, काम करने वाले लोग आए। जैसे प्राइवेट बैंक में होता है, ऐसे ही सारे सेक्टर में कामचोर लोग हैं, तो कामचोर लोगों को हटा देना चाहिए। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, यस दिस इज व्हाट प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज डू इन डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ, विकसित देशों में निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसा करती हैं। देखो दूसरे देशों में क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, और दूसरे देशों में छोड़ो, अगर ये अपने इंडिया के लिए भी बोला जाता, डेवलप्ड कंट्री ना बोल करके ये भी बोला जाता कि दिस इज व्हाट प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज डू इन इंडिया, कि भारत में प्राइवेट और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो ऐसा करती हैं, तो भी ये गलत होता। और दूसरे देशों में दे रखा तो फिर तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी को देखते हुए हम गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम प्राइवेट कंपनी की तरह काम नहीं करवा सकते, उसकी तरह हमारी पॉलिसीज भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा गलत। प्राइवेट कंपनी में तो कई बार फालतू में बॉस अपना बड़प्पन या अपना बॉसगिरी दिखाने के लिए कई बार एम्प्लॉय को तंग करने लग जाता है फालतू में, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शुड पोस्टल सर्विस बी प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया। क्या भारत में डाक सेवा को निजीकरण किया जाना चाहिए? जो डाक है सेवा है, जो पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, उनको निजी कर देना चाहिए। बोल रहा है यस, कर देना चाहिए। द मूव विल क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एंड विल मेड लाइफ इजी फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, यह कदम प्रतियोगी वातावरण बनाएगा और भारत के नागरिकों के जीवन में को सरल बनाएगा। ऑब्वियसली प्राइवेटाइज्ड होगा तो आपका कॉम्पिटिटिव तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन, जैसे ब्लू डार्ट प्राइवेट कोरियर कंपनी है, या और भी बहुत सारी प्राइवेट कोरियर कंपनियां हैं, है ना, तो उन कोरियर कंपनियों में कंपटीशन लगा रहता है, अलग अलग स्कीम भी आती रहती है कि हमारी कोरियर कंपनी सबसे फास्ट कोरियर करती है, ऑल ओवर इंडिया में इतनी जगह पहुंचाती है, भारत के कोने कोने में पहुंचाती है। वो एडवर्टाइज भी करते हैं कि हमारी कोरियर कंपनी से कोरियर करवाओ, जिससे कि जल्दी से और उसके घर पे सेवा पहुंचेगी और जल्दी से फास्ट सर्विस है। तो कंपटीशन तो बढ़ता प्राइवेट कंपनी में, कोई भी कोरियर हो
सेम डाक क्या करता है, आपके लेटर को या आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। कोरियर कंपनी भी यही करती है, डिलीवरी कंपनी भी यही करती है। जैसे खाना डिलीवर करते हैं, जोमेटो और स्विगी, इन दोनों में कंपटीशन लगा रहता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है ना। अलग अलग स्कीम भी निकाली जाती हैं। तो ऐसे ही डाक सेवा अगर प्राइवेटाइज होगी तो कोरियर कंपनियों से कंपटीशन होगा। कंपटीशन जहां होगा वहां पर क्वालिटी तो आएगी, और जहां क्वालिटी आएगी वहां भारत के लोगों के लिए तो सरल बनाएगा ही बनाएगा। अपने लिए तो फायदा ही है ना, हमारा सामान जल्दी पहुंचेगा। तो पहला लॉजिक बिल्कुल सही बोल रहा है नो, नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन नॉट ए पेनेसिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम, इवन प्राइवेट सर्विस कैन बी इक्वली बैड। वो बोल रहा नहीं करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण ही सभी मुश्किलों का रामबाण हल नहीं है। यहां तक बिल्कुल सही है। हालांकि कई बच्चों ने ये लॉजिक सही दिया होगा, ये लॉजिक कई बच्चों ने सही दिया होगा। अगर यहां तक लिखा होता कि प्राइवेटाइजेशन इन नॉट ए पेनेसिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम, नहीं, निजीकरण सभी मुश्किलों का रामबाण हल नहीं है। हाँ बिल्कुल, निजीकरण रामबाण हल नहीं है। जैसे जिस तरीके से अभी हर चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को, रेलवे को, एयरपोर्ट को, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑयल की कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना। इसके खिलाफ आवाज भी उठ रही है कि निजीकरण सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया जाएगा, बिजनेसमैन के हाथों में दे दिया जाएगा, फिर सरकार क्या करेगी, इसके खिलाफ आवाज भी उठ रही है। हाँ बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो फिर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत ही कहां है ना। ये बिल्कुल यहां तक ठीक है, लेकिन आगे इवन प्राइवेट सर्विस कैन बी इक्वली बैड, यहां तक कि निजी सेवा भी बराबर निष्फल हो सकती है ना। बराबर इक्वली बैड नहीं हो सकती, बराबर खराब नहीं हो सकती। ये एक सच्चाई है कि प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनी अगर बहुत ज्यादा खराब है तो वो कंपनी बंद ही हो जाएगी। अगर प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा खराब सर्विस दे रही है तो बंद ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। इतनी ज्यादा खराब नहीं हो सकती कि कोई सेक्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्राइवेट कंपनी इतनी खराब नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में वो इतनी ज्यादा खराब हो जाए। ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो इक्वली बैड, बराबर खराब नहीं हो सकती, और वो कह रहा है बराबर हो सकती है। इसका मतलब दूसरा लॉजिक गलत बोल रहा है। सेकंड लाइन की वजह से गलत हुआ कि प्राइवेट कंपनी भी उतनी ही खराब सर्विस दे सकता है ना, नहीं दे सकता। प्राइवेट कंपनी ही बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, शुड सिस्टम ऑफ ऑफरिंग जॉब ओनली टुवर्ड्स of government employee be introduced in all government officer in India? क्या भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी अर्पित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए? ठीक है, वो कह रहा है कि भारत के जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के बच्चों को सरकारी जॉब मिले, उन्हीं के बच्चों को सरकारी जॉब मिले और किसी को सरकारी जॉब नहीं मिले। ये बोल रहा है नो, नहीं होना चाहिए। लॉजिक देखते हैं। इट डिनाइज द अपॉर्चुनिटी टू मैनी डिजर्विंग इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट मे स्टैंड टू लूज इन ए लॉन्ग रन। नहीं, यह कई योग्य व्यक्तियों को अवसर से वंचित करती है और सरकार लंबे समय तक स्थिर हो सकती है, अस्थिर हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, फिर तो किसी को तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया तो। और बहुत सारे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट जैसे आप लोग हो, अच्छी मेहनत करके सरकारी नौकरी पा रहे हो, और मेहनत करके सरकारी नौकरी पाओगे आप, तो आप जैसे होनहार छात्रों को वंचित कर देगा ये रूल लागू कर दिया तो। फिर तो सरकारी बाबू का बेटा ही सरकारी बाबू बनेगा, जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं के बच्चे सरकारी कर्मचारी बनेंगे। फिर तो उनको वो वैसे मेहनत नहीं करेंगे, मेरा बाप सरकारी है तो मेरे को तो मिल ही जाएगी। तो पहला लॉजिक सही दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, इंडिविजुअल को, बहुत सारे योग्य व्यक्तियों को वंचित कर देगा यह अवसर। बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा, नो, नहीं होना चाहिए ऐसा रूल लागू। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड डज गवर्नमेंट नॉट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द सिटीजन्स। नहीं, यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। और क्या सरकार को अपने सभी नागरिकों को जिम्मेदार
को लिए श्रेणी है। बिल्कुल सही बात है। इक्वलिटी कहां हुई, फिर कंपटीशन कहां हुआ। इक्वलिटी का मतलब तो ये हुआ ना कि सबको बराबर अवसर मिले। सबको बराबर अवसर कहां मिल रहे हैं, सबको अगर ऐसा रूल लागू कर दिया तो सबको बराबर अवसर मिल ही नहीं पाएंगे। सरकारी कर्मचारी का बेटा ही सरकारी कर्मचारी बनेगा फिर, है ना। तो इक्वली प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी समानता के अधिकार और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल सही लॉजिक दे रहा है, पहला सही दूसरा भी सही, ये दोनों लॉजिक फिट जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, should one close relative of retiring government employee be given a job in government in India? क्या भारत में सेवानिवृत्ति हो रहे सरकारी कर्मचारियों के निकटतम संबंधी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? देखो, पिछले में तो क्या था, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के क्लोज जो रिलेटिव हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होंगे उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्लोज रिलेटिव किन के? रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बी गिवन ए जॉब इन गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या भारत में सेवानिवृत्ति हो रहे सरकारी कर्मचारी के निकटतम संबंधी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? पहला बोल रहा है लॉजिक यस, दी जानी चाहिए। देखते हैं लॉजिक क्या बोल रहा है, क्यों दी जानी चाहिए क्लोज रिलेटिव को, है ना। सरकारी कर्मचारी के जितने भी भतीजा भांजा भांजी और जो क्लोज रिलेशन में है उनको सरकारी जॉब दी जानी चाहिए। बोल रहा है यस, क्यों दी जानी चाहिए देखते हैं। वेयर एल्स विल द रिलेटिव गेट ए जॉब लाइक दिस। संबंधियों को इस तरह नौकरी कहां मिलेगी, है ना। संबंधियों को इस तरह नौकरी और कहां मिलेगी भाई, और कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में संबंधियों को नौकरी इस तरीके से। तो दे दो यार उनको, एक देश का ऐसा होगा, नया एग्जाम्पल सेट होगा। इस इलॉजिकल एग्जाम्पल के लिए हम इतना खतरनाक रूल लागू कर दें कि पूरे देश की जनता को एक तरफ कर दें, सरकारी कर्मचारी के रिलेटिव को जॉब दे दें बस। और लॉजिक क्या दिया, मैंने पूछा कि ऐसा रूल, मैं प्रधानमंत्री, आप मेरे मंत्रिमंडल, आप मेरे मंत्री, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा रूल क्यों लागू कर दिया भाई? आप कह रहे हो और कहीं ऐसा होता है क्या? देखो कितना बढ़िया कर दिया, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी या रिलेटिव को, संबंधियों को सरकारी कर्मचारी बना दिया। बताओ और कहीं ऐसा होता है? ये कोई इलॉजिकल बात, ये तो इलॉजिकल बात है, लॉजिक है ही नहीं इस बात में। ठीक है, कि और कहीं नहीं होता इसलिए दे दो, मजाक चल रहा है। चलो दूसरा, नो, नहीं दिया जाना चाहिए। देखते हैं, इट विल क्लोज द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस टू कॉम्पिटिटेंट एंड नीडी यूथ। नहीं, यह प्रतियोगी और जरूरतमंद युवाओं के सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर देगा। हाँ बिल्कुल बंद कर देगा। अगर ऐसा रूल लागू कर दिया तो सिंपल सी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है और प्रतियोगी हैं, कंपटीशन क्लियर करके जॉब ले रहे हैं, अपने टैलेंट और अपने जज्बे के बलबूते जो सरकारी नौकरी ले रहे हैं, उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद ही हो जाएंगे। दूसरा लॉजिक बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ो जल्दी से। जो आंसर आपका मैच ना करे, और अगर मान लो पिछले वीडियो देखने के बाद किसी ने ये सोल्व नहीं किए, अगर नहीं किए तो ये वीडियो मत देखना, पहले खुद सोल्व करना। अगर आपने नहीं किए हैं और फिर भी आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके साथ गलत करोगे। मैंने 2-3 दिन का ब्रेक इसीलिए दिया था इस वीडियो के बीच में। फिर आप मेरी बात मान ही नहीं रहे, फिर आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे जब तक आप खुद नहीं सोचोगे। तो ये वीडियो मत देखना अगर आपने खुद से सोल्व नहीं किए हैं तो। पहले खुद से सोल्व करो, स्टडी मटेरियल में ये अपलोड कर रखी है, ठीक है, खुद से सोल्व करो फिर ये वीडियो देखना। अगर सोल्व कर लिए तो देख सकते हो, द बेस्ट। ठीक है, चलो क्या बोल रहा हूं। बोल रहा है, शुड परचेज ऑफ गोल्ड बाय इंडिविजुअल बी रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया टू इंप्रूव इट्स फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। क्या अपने विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार के लिए भारत में सोने की व्यक्तिगत खरीद को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? वो ये चाह रहा है कि भारत में जो सोना खरीदते हो, ठीक
ठीक है, उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए कि कोई सोना नहीं खरीदेगा, ताकि विदेशी मुद्रा का भंडार जो है, विदेशी मुद्रा की जो स्थिति जो है वो उसमें सुधार हो सके। ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक बोल रहा है। बोल रहा है यस, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, प्रतिबंधित लगा देना चाहिए, मतलब कोई भी सोना नहीं खरीद पाएगा। इंटरफेरेंस ऑन कस्टमर राइट एंड फ्रीडम इज डिजायरेबल, ग्राहकों के अधिकार और स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप वांछनीय है, डिजायरेबल है, सही है, जबकि ये गलत है। ग्राहकों के अधिकार और स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। हम 1947 में आजाद हो गए, आजाद हो गए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो ऐसे देश में हमारे ऊपर कोई भी रूल थोपा नहीं जा सकता कि नहीं अब तुम सोना नहीं खरीदोगे, नहीं अब तुम ये नहीं करोगे। तो भारत के ग्राहकों के जो हैं, अपने जो राइट्स हैं, अपनी जो अधिकार हैं, उनमें हस्तक्षेप जो है सही नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है डिजायरेबल है, अच्छा है, हस्तक्षेप कर सकती है सरकार, नहीं कर सकती, तो पहला लॉजिक गलत। दूसरा, नहीं ऐसा प्रतिबंधित नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, लॉजिक देखते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट हैज टू बी गार्डेड फर्स्ट, व्यापार स्वार्थ को पहले संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब बिजनेस इंटरेस्ट गार्डेड फर्स्ट, मतलब सिर्फ बिजनेस जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, उनको गार्ड करो, बस उनकी संरक्षण ना करो, पूरे देश के नागरिकों का कोई मतलब नहीं है। जो बिजनेस डील के लिए जो काम आएगा, फॉरेन एक्सचेंज जो सुधार करने के लिए हम प्रतिबंधित लगा रहे हैं सोना खरीदने का, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज में कहीं ना कहीं दूसरे देशों से डील होगी। ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस इंटरेस्ट गार्डेड फर्स्ट, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल, सारे भारतीय नागरिकों की आजादी छीनने की बात कर रहे हो फिर तो। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक भी गलत है। चलो नेक्स्ट देखो। शुड टीचिंग ऑफ संस्कृत बी मेड कंपल्सरी एट द स्कूल लेवल इन इंडिया, क्या संस्कृत अध्यापन को भारत के स्कूल स्तर पर अनिवार्य किया जाना चाहिए, मतलब स्कूल में संस्कृत कंपल्सरी कर देनी चाहिए। बोल रहा है नो, नहीं करनी चाहिए। लॉजिक देखते हैं। वेयर आर द ट्रेन्ड टीचर टू टीच दिस लैंग्वेज, इस भाषा को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक कहां हैं। देखो, कंपल्सरी कर देना चाहिए कि कंपल्सरी आपको संस्कृत पढ़ाई ही जाएगी, तो आप मना कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, आप कह रहे हो टीचर ही नहीं है। ऐसा तो इलॉजिकल बात है ये तो, कि कोई सब्जेक्ट कंपल्सरी कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो इसको पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है भारत में अवेलेबल। तो संस्कृत को जब पढ़ाने वाले ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन। ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाले भी है, दूसरे देशों में पढ़ाया जा रहा है, तो सारे इंडिया में आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। और पैदा हो जाएंगे पढ़ाने वाले, तो जिनको संस्कृत आती है वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये एक इलॉजिकल बात है कि पढ़ाने वाले ही नहीं है इसलिए कंपलसरी मत करो, है पढ़ाने वाले। दूसरा, यस कर देना चाहिए कंपलसरी। वी शुड बी द प्राउड ऑफ आवर एंशियंट लैंग्वेज, हमें अपनी प्राचीन भाषा पर गर्व करना चाहिए। भाई पढ़ाया जाना चाहिए, यस बोल रहा है कि कंपलसरी कर देना चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक गलत दे रहा है कि इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी प्राचीन भाषा पर गर्व महसूस होना चाहिए, सिर्फ इसलिए, और कोई लॉजिकल बात नहीं बोल रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर पढ़ाया जाना चाहिए, आप बोल रहे हो हाँ पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सारी विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, या फिर विकास के लिए सिर्फ कंप्यूटर ही जरूरी है। चलो विदेशों की बात नहीं करते, मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर, मैं संस्कृत का एग्जांपल लूंगा, अभी कंप्यूटर से ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर पढ़ाया जाना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, आप कह रहे हो हाँ कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं चल सकता, कंप्यूटर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं चल सकता, जीवन यापन हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से संस्कृत है कि सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हमें गर्व है। भाई कोई वो ये बोलता हाँ पढ़ाया जाना चाहिए, इससे हमें हमारी प्राचीन भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, हमें पता चलेगा कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ और कैसे संस्कृत से हिंदी हुई, और हमें प्राचीन भाषा का ज्ञान बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए तो चलो ठीक है, लॉजिक ठीक लगता, लेकिन हमें गर्व महसूस होना चाहिए इसलिए पढ़ाए जाओ,
कोई नहीं पढ़ना चाह रहा तो भी पढ़ा दो, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा बोला संस्कृत सीख, तो ये इलॉजिकल बात बोल रहा है, दूसरा भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट, शुड ऑल द एजुकेशन बी मेड फ्री फॉर गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस इन इंडिया? क्या भारत में सभी आयु की लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा का शुल्क विहीन बनाया जाना चाहिए? मतलब वो ये बोल रहा है फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, कितनी भी एज, मतलब सारी पढ़ाई, ऑल एजुकेशन, सारी पढ़ाई पहली से लेकर के 12वीं तक, उसके बाद बंदी मतलब महिला, ठीक है, लड़की ग्रेजुएशन करनी चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए या कुछ भी पीएचडी कुछ भी करना चाहे, फ्री एजुकेशन कर देना चाहिए। वो बोल रहा है, देखते हैं, नो, नहीं करना चाहिए। दिस विल वीकन आवर प्रेजेंट सोशल कल्चर, यह हमारी वर्तमान सामाजिक संरचना को शिथिल कर देगी। पढ़ाया, फ्री नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इससे सोशल कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर थोड़ी ना वीक होगा। सोशल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, हमारा समाज जो बना हुआ है, वो समाज अस्थिर थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि समाज टूट जाएगा, इसके खिलाफ आवाजें उठने लग जाएंगी, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई फिर यही चाहेगा कि लड़की पैदा हो, ऐसा थोड़ी ना कि हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, हम समाज में रहने लायक ही नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पहला लॉजिक गलत। ठीक, सोशल स्ट्रक्चर को नहीं कमजोर करेगा। दूसरा, यस, कर देना चाहिए। दिस इज द ओनली वे, ओनली पे फोकस करना, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग बैक ग्लोरी ऑफ इंडियन वुमेनहुड। भारतीय महिलापन की महिमा को वापस लाने का यही एकमात्र तरीका है कि सबको फ्री एजुकेशन दे दो। ऐसा थोड़ी ना है, जिन्होंने फ्री एजुकेशन नहीं ली उन्होंने भी इतिहास रचा है, जिन्होंने अपने बलबूते कामयाबी हासिल की है उन्होंने भी इतिहास रचा है। इसका मिसयूज भी होने लग जाएगा ऐसे तो, कि वोमेन, महिलाओं और लड़कियों को का महिमा को वापस लाने का यही एकमात्र तरीका, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अरे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। महिलाओं को पढ़ाया जाना ही अपने आप में सॉल्यूशन है, चाहे पैसे लगा करके पढ़ाओ या फ्री पढ़ाओ, बस एक ही तरीका बचा हुआ महिला की गरिमा को वापस लाने के लिए कि उनको फ्री पढ़ा दो। ये कोई लॉजिक बात नहीं है, ये भी लॉजिक गलत दे रहा है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, शुड प्राइवेट कॉलेज ऑफरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट बी बैन इन इंडिया? क्या भारत के निजी कॉलेजों के द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन आदि को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? वो ये कह रहा है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, या फिर मैनेजमेंट के एमबीए वगैरह, बीबीए वगैरह करवाने वाले, या फिर मेडिकल के एमबीबीएस या कोई भी डिप्लोमा करवाने वाले, मेडिकल लाइन में डिप्लोमा करवाने वाले जितने भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनको बंद कर देना चाहिए। वो बोल रहा है यस, कर देना चाहिए। लॉजिक सुनो, कर देना चाहिए। सच कोर्सेज बी रन बाय गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। हाँ, ये पाठ्यक्रम केवल सरकारी संभाव्यता वाले कॉलेजों में चलाए जाने चाहिए। देखो, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं दे रहा। भाई प्राइवेट बंद कर देंगे तो सरकार चलाएगी ऑब्वियसली। प्राइवेट बंद करने के लिए बोला है तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि प्राइवेट बंद कर देने चाहिए, इसका मतलब सरकारी चलने चाहिए। तो लॉजिक तो दिया ही नहीं कि ये कोर्सेज सिर्फ सरकार के द्वारा चलाए जाने चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में चलाए जाने चाहिए। सरकार इतनी सक्षम भी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो वैसे भी फ्री होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा अगर सारे ये कोर्सेज चलाए जाएंगे तो सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, भारत इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और डेवलप्ड कंट्री क्या, चाहे डेवलप्ड कंट्री होता भी तो भी ऐसा ठीक नहीं था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज को पढ़ाना ही मत दो। पढ़ाओ भाई, पैसा लो, अच्छी एजुकेशन दो। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, अमिटी हो गई, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो अच्छी एजुकेशन दे रही हैं। ठीक है, चलो
तो पहला लॉजिक गलत। दूसरा यस कर देना चाहिए, नो अदर कंट्री अलाउ प्राइवेट कॉलेज टू रन प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, अन्य किसी भी देश में निजी कॉलेजों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। भाई दूसरे देशों में क्या होता है इसे हमें कोई मतलब नहीं है, होता भी है कि नहीं होता ये कोई पता भी नहीं है और मतलब भी नहीं हमें, हमें अपने देश से मतलब है। दूसरा भी गलत, ऑप्शन 4 इज राइट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डन। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो 10 एग्जांपल पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाए, फिर मैंने आपको टाइम दिया कि सोल्व करना, फिर उनका सोल्व किया होगा आपने, नहीं किया तो ये वीडियो मत देखो, पहले सोल्व कर लो मेरे भाई, मेरी बात मान लो। अगर आपने ये सोल्व खुद से नहीं किए अभी, ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो कब देखना, जब आप पहले सोल्व कर लो खुद से, सोल्व करने के बाद फिर ये वीडियो देखना। अगर आपका सॉल्यूशन मैच करता है तो द बेस्ट, नहीं मैच करता तो आपका लॉजिक, इवन मैं तो ये कह रहा हूं जब सोल्व किया आपने तब आप अपना लॉजिक लिखना। मान लो जब आप सोल्व कर रहे हो, मान लो आप पहले को सही कर रहे हो, मान लो एग्जांपल है, तो उसके पीछे लॉजिक लिखो कि मैंने क्यों सही किया है। मान लो आप दूसरे को सही कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक लिखो कि मैंने क्यों सही किया है, ताकि जब ये वीडियो देखो तब आपको समझ में आ जाए कि आपका लॉजिक और मेरा लॉजिक कितना डिफरेंट है। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोचना आपसे सोचवाना चाह रहा हूं। आप सोचोगे तभी तो बात बनेगी, अल्टीमेटली मैं आपकी सोच डेवलप करना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। शुड स्लम डेवलपर्स बी प्रोवाइडेड फ्री हाउसेज इन बिग सिटीज एंड मेट्रोपोलिसेज। ठीक है, क्या बड़े शहरों और महानगरों में जो पड़पटियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, रहने वाले को मुफ्त घर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वो ये कह रहा है कि जितने भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में फ्री के घर प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। देखते हैं, नो, नहीं कराए जाने चाहिए। लॉजिक सुनो, मोस्ट ऑफ द स्लम डेवलपर्स आर पुअर एंड इलिटरेट। नहीं, अधिकांश जो पड़पटियां में रहने वाले गरीब और अशिक्षित हैं। भाई गरीब और अशिक्षित हैं इसीलिए तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ये तो पता ही है। और गरीब हैं इसीलिए तो उनको घर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो घर देने की जरूरत क्या है, मुझे घर देने की जरूरत है क्या, ना, मैं कमा के ले लूंगा भाई। ठीक है, तो गरीब जो लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हीं को तो देने की बात चल रही है, और वो बोल रहा है कि ज्यादातर गरीब है इसलिए मत दो। अरे गरीब है इसलिए मत दो, गरीब है तभी तो देने की बात हो रही है। मतलब वो अमीर होते, उनके पास पैसा होता तो उनको फ्री कर देना चाहिए था, है ना। ना, पहला लॉजिक गलत बोल रहा है, इलॉजिकल बात बोल रहा है कि वो गरीब है, अशिक्षित है, इसलिए उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहने के अधिकार है, झुग्गी झोपड़ियों में ही रहो, वहीं उनका जीवन यापन होना चाहिए, उनको घर नहीं दिया जाना चाहिए। एक इलॉजिकल बात बोल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। विरोध तो कर रहा है लेकिन विरोध करने का कारण अच्छा नहीं है। दूसरा, यस, इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि दिया जाना चाहिए, तो कारण देखते हैं। यस, दिया जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू एवरी सिटीजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट। हाँ, सभी नागरिकों को खाना, आवास देना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों को आवास और कल्याणकारी, आवास, खाना और आवास, रहना और खाना देना सरकार की जिम्मेदारी है, ना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ऐसे तो वो पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे। कई देखा होगा, कई रास्ते में भीख मांगने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कईयों के बच्चे 10-10 हैं, 5-5 हैं, 8-8 हैं, है ना। एक बार मैं मेरी माँ के साथ कैनाट प्लेस जा रहा था तो ऐसे ही कुछ गरीब बच्चे पीछे पड़ गए, करीबन 7-8 बच्चे थे और एक ही उनकी माँ थी। ठीक है, तो वो गरीब महिला मेरी माँ को बोली कि भी इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाने के लिए पैसे चाहिए। मेरी माँ ने एक बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कितने पैदा करने जरूरी थे, एक करती उसको पाल लेती। हाँ, तो ऐसे ही सभी को देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो सरकार सभी को रहना और खाना अगर दे देगी फिर तो कोई, हर गरीब ही ये सोचेगा हम गरीब रहे तो अच्छा है, सरकार दे तो रही है, घर मिलेगा, फिर तो ये गरीबी को बढ़ावा है फिर तो ये भी एक इलॉजिकल बात बोल रहा है। ठीक है, चलो
और सभी महानगरों और बड़े शहरों में महंगी जमीन सारी उनको दे दो बस, है ना। ठीक है, तो दोनों लॉजिक गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। शुड पॉलीथीन बैग्स बी बैन इन इंडिया? क्या भारत में पॉलीथीन की थैली को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? देखते हैं लॉजिक। नो, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। द पॉलीथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड आर वेरी कन्वीनियंट। नहीं किया जाना चाहिए। किस लिए विरोध कर रहा है कि बैन नहीं किया जाना चाहिए? किस लिए? क्योंकि पॉलीथीन की थैली बहुत सस्ती है और बहुत सुविधाजनक है। अरे सस्ती और सुविधाजनक है, लेकिन पॉल्यूशन कितना फैला रही है। पॉलीथीन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जो ना कभी गलता, ना कभी जलता, ना कभी खत्म होता। जलाओगे तो उससे जो धुआं निकलेगा वो भी बहुत खतरनाक होता है एनवायरनमेंट के लिए। दबा करके देख लो, 50 साल बाद भी निकालना पॉलीथीन वैसा ही रहेगा, ना जलेगा ना गलेगा। 1000 साल बाद भी पॉलीथीन खराब करेगा इस एनवायरनमेंट को। तो ये कोई इलॉजिकल बात बोल रहा है कि थैली इसलिए मत करो क्योंकि सस्ती पड़ती है और सुविधाजनक है, हाथ में पकड़ के चल देते हैं। ठीक है, तो सुविधाजनक है लेकिन खतरनाक तो है ना। तो ये लॉजिक ठीक है, तो विरोध तो कर रहा है। लेकिन विरोध का लॉजिक से ही नहीं दे रहा कि बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए बैन। लॉजिक क्या दे रहा है? क्योंकि पॉलीथीन बैग जो है सस्ते हैं और सुविधाजनक है, इसलिए बैन नहीं होना चाहिए। तो पहला लॉजिक गलत। सेकंड, यस करना चाहिए। इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल हेंस कोज हैवी पॉल्यूशन। हां, यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मैंने कहा था ना जलेगा ना गलेगा, और इसलिए हमारे यह भारी प्रदूषण का कारण है। हां, इसलिए बैन किया जाना चाहिए। बैन किया भी गया भारत में। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक सही बोल रहा है कि किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किया जाना चाहिए क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, गलेगा नहीं, जलेगा नहीं और हैवी पॉल्यूशन भी फैलाएगा, इसलिए बैन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक दे रहा है। नेक्स्ट 23। बोल रहा है, शुड मिलिट्री सर्विस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बी मेड कंपल्सरी टू ऑल द एलिजिबल यूथ इन इंडिया? क्या भारत में सभी योग्य युवाओं को अल्प अवधि के लिए, छोटी ड्यूरेशन के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करनी चाहिए? मिलिट्री सर्विस देनी चाहिए भारत में सभी के जो एलिजिबल यूथ हैं? देखते हैं। पहला, यस देनी चाहिए। इंडियन डिफेंस फोर्स आर बैडली इन नीड ऑफ जवान्स एंड ऑफिसर्स। भारतीय रक्षा बलों को जवानों और अधिकारियों की बुरी तरह से जरूरत है। ना भाई, बुरी तरह से जरूरत नहीं है। भारत में सेना बहुत काफी है। जब कारगिल युद्ध हुआ, जब ये लगा कि सेना की भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ हिडन सेना हमारे पास होनी चाहिए जो पूरी दुनिया के सामने ना हो। जैसे कितने एयरफोर्स जवान है ये पूरी दुनिया को पता है, कितने आर्मी जवान है पूरी दुनिया को पता है, नेवी कितने पूरी दुनिया को पता है कि भारत की सेना इतनी है, सबको पता है, मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है, हर किसी को पता है भारत की सेना इतनी है। ठीक है, बट आने वाले समय में ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, इसलिए एनसीसी बनाई गई। एनसीसी इसलिए बनाई गई थी कि एनसीसी में मतलब जवानों एकदम से मान लो बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध स्तर पे बहुत बड़ा युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया और जवान बहुत ज्यादा शहीद हो गए, तो आम जनता को हम लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। आम जनता को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एकदम से किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। इसलिए एनसीसी के थ्रू ट्रेंड कर दिया गया कि आने वाले समय में एनसीसी की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, वरना ट्रेंड तो है ही। पिस्टल चलाना, गन चलाना, लड़ाई करना, युद्ध करना सब उनको सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हिडन सेना बना ली गई थी, बट सबको कर देना चाहिए क्योंकि भारत में जवानों की कमी है ना, कमी नहीं है। हम किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं। तो पहला लॉजिक गलत। दूसरा, यस
कर देना चाहिए। इट विल इनकलकेट डिसिप्लिन एंड नेशनल प्राइड इन यूथ। हाँ, यह युवाओं में अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव पैदा करता है। मतलब आप अगर इसको सही कर रहे हो ना, तो आप ये कह रहे हो कि मिलिट्री सर्विस जो है ना, राष्ट्रीय गौरव पैदा करता है। मिलिट्री सर्विस ही अनुशासन पैदा करता है ना भाई, अनुशासन तो स्कूल पैदा करता है। क्या स्कूल ने आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाया? पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक आपके बाल भी थोड़े बढ़ जाते थे तो फाइन लगता था, आपकी शर्ट निकल जाती थी तो फाइन लगता था। हमारे स्कूल में तो लगता था, आपके स्कूल में नहीं पता। डांट तो जरूर पड़ती होगी। अगर आपके स्कूल में फाइन नहीं भी लगता था तो डांट तो जरूर। टाई अच्छे से नहीं बंधी होती तो फाइन लगता था। शर्ट, कपड़े, जूते सब प्रेस होने चाहिए, बड़े अच्छे से दिखना चाहिए, डिसिप्लिन्ड वे में आपको रहना चाहिए। 12 साल तक आपको, 12 नहीं 15 साल तक, बचपन से लेकर के स्कूल में 12वीं क्लास तक डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। सारे संस्कार आपको स्कूल ने ही दिए हैं। तो डिसिप्लिन मिलिट्री सर्विस में मिलेगा, ये लॉजिक गलत है। दूसरा, डिसिप्लिन तो, अनुशासन तो स्कूल में भी सिखाया जाता है, ठीक है, ये लॉजिक गलत है। इसलिए कंपलसरी कर देना चाहिए क्योंकि डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। डिसिप्लिन तो स्कूल में भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव पैदा करता है, नेशनल प्राइड पैदा करता है। भाई इसका मतलब जो मिलिट्री सर्विस नहीं करके आते हैं उनको तो राष्ट्रीय गौरव है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी राष्ट्रीय गौरव है। आप मिलिट्री सर्विस ना करोगे, देश की किसी और संस्था में काम करोगे तो भी राष्ट्रीय गौरव महसूस करोगे। राष्ट्र के प्रति प्रेम तो आपको है ना, इस देश के ऊपर तो गर्व तो आपको है नहीं, मुझे भी है और आपको भी, हर इंसान को होना चाहिए। इस देश के, ये देश महान है, इस देश में गौरव, इस देश में गर्व करना, इस देश पे गर्व करना या इस देशों का राष्ट्रीय गौरव वापिस से ज्यादा बढ़ना, ये मिलिट्री सर्विस से ही नहीं मिलेगा, बाकी जगह भी राष्ट्रीय गौरव है। तो दूसरा लॉजिक भी गलत। दूसरा जिसने सही किया वो थोड़ा इमोशनल हो गया होगा कि हाँ यार, मिलिट्री लोग जो है ना वो ज्यादा डिसिप्लिन तो होते हैं। ये तो सच्चाई है, सच्चाई मैं ये कह रहा हूं। हाँ, अगर इसमें ये लॉजिक देता यस, आने वाले समय में कुछ ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन बोला उसने, पूरी जिंदगी तो बोला नहीं। आने वाले समय में अगर इंडिया को जरूरत पड़ी सेना की तो यह युद्ध लड़ने में मदद करेगा, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि सेना का काम है युद्ध लड़ना। मिलिट्री सर्विस सिखाने का मतलब ही है युद्ध लड़ना, कि आने वाले समय में युद्ध के स्तर पर जब युद्ध, महायुद्ध अगर हो गया तो अगर से जरूरत पड़ी तो यह उस चीज में युद्ध लड़ने में मदद करेगा, तो बिल्कुल सही है, तो लॉजिक सही होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोल रहे हैं should military training for 3 years be made compulsory to all the able-bodied youth in India? वही लॉजिक वापिस से, क्या भारत में सभी सक्षम शरीर वाले युवाओं को के लिए 3 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? बोल रहे यस, होना चाहिए। क्यों? रीजन देखो, सिमिलर प्रैक्टिस इज बिग फॉलोड इन सम डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में सिमिलर प्रैक्टिस, समान प्रथा अपनाई गई है। भाई उसकी पॉपुलेशन कम होगी या इतने ही लोग होंगे जितनी अपनी सेना है, इतने तो कई देशों की पॉपुलेशन है, तो दूसरी कंट्रियों में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहला लॉजिक गलत। दूसरा, नो कंपल्सन स्पॉइल द बेस्ट इन एवरीथिंग। नहीं, विवरता हर चीज में सबसे अच्छे को नष्ट करती है, ये लॉजिक बिल्कुल सही बोल रहा है कि कंपल्सन जो है ना बेस्ट स्पॉइल कर देती है। कोई चीज जबरदस्ती थोपी गई, ठीक है, मुझे मिलिट्री सर्विस करने में, मिलिट्री ट्रेनिंग करने में मुझे प्रॉब्लम है, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, मैं दिमागी एक्टिविटी कर सकता हूं, मेंटल एबिलिटी एक्टिविटी कर सकता हूं, है ना। तो अब आप कहोगे सर उसने कहा तो कि सक्षम शरीर का मतलब यह है डिसेबल्ड ना हो, जो अपाइज ना हो। मैं अपाइज नहीं हूं बट मिलिट्री सर्विस के लिए सक्षम भी नहीं हूं, तो मुझे भी सक्षम माना जाएगा, फिर मुझे भी जबरदस्ती सिखाया जाएगा। तो सेकंड सही है कि इसलिए नहीं होना चाहिए कंपल्सरी, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हां, इच्छा के अनुसार अगर कोई मिलिट्री सर्विस देना चाहता है तो ठीक है, जिसकी इच्छा हो। नेक्स्ट,
शुड गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज रेंट फॉर रेंटेड हाउस इन बिग सिटीज इन इंडिया? क्या सरकार को भारत के बड़े शहरों में, एक सेकेंड भाई, हाँ, क्या सरकार को भारत के बड़े शहरों में किराए के घरों के लिए किराए का मानकीकरण करना चाहिए? मतलब स्टैंडर्डाइज्ड रेंट करना चाहिए। जैसे रेंट लैंडलॉर्ड जो मनमर्जी का रेंट लेता है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना चाहिए। किराएदारों की भी थोड़ी बहुत सुननी चाहिए सरकार को, और एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड करनी चाहिए सिटी के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, कि इस एरिया में इतना रेंट, इससे ज़्यादा रेंट नहीं लिया जाना चाहिए। वो ये पूछ रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखते हैं। नो, नहीं होना चाहिए। इट इज एन इंटरफेरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। यह एक किराएदार और घर सवाई के रिश्ते में, सवाई नहीं आएगा, घर स्वामी आएगा, या फिर घर मकान मालिक आएगा, मकान मालिक, घर मालिक आएगा, मकान मालिक आएगा, ठीक है। मकान मालिक के रिश्ते के बीच हस्तक्षेप है। भाई हस्तक्षेप है इसलिए तो ये रूल लिया जा रहा है। ये तो इलॉजिकल बात बोल रहा है कि इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किराएदार और मकान मालिक के बीच में हस्तक्षेप है। सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप। जैसे मेरा हॉल था, उसकी मेरी सिक्योरिटी, मेरे पहले तो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बोला गया कि भी खाली कर देना, अगर हमारा किसी और को चढ़ता है तो, मगर ठीक है, अदरवाइज आप बिजली बिल पे करते रहना। मैंने बिजली बिल पे किया। अब मकान मालिक ने जब खाली करवाया तो मेरी सिक्योरिटी रख ली। अब 1 लाख उसने सिक्योरिटी रख ली तो मैं कहां जाऊंगा? कोर्ट में ही जाऊंगा, सरकार के पास ही जाऊंगा ना, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, सरकार को तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो फिर मकान मालिक अपनी मनमानी करेंगे, किराएदार अपनी मनमानी करेंगे। तो पहला लॉजिक गलत है। दूसरा, यस कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट डिसाइड हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखते हैं लॉजिक। गवर्नमेंट कैन डू इट प्रोवाइडेड इट हैज बी पॉलिटिकली विल डू टू इट। कर देना चाहिए, वो बोल रहे हैं सरकार यह कर सकती है बशर्ते इसे करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हुई तो भी सरकार यह कर सकती है, एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड कर सकती है। जब एमआरपी डिसाइड हो सकती है तो स्टैंडर्ड रेट भी डिसाइड हो सकती है ना। तो सरकार ये कर सकती है। तो दूसरा लॉजिक इस वजह से गलत हुआ कि प्रोवाइडेड इट हैज पॉलिटिकल विल डू टू इट, बशर्ते इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं भी हुई तो भी कर सकती है। तो दूसरा लॉजिक भी गलत, ठीक है। तो देखो पिछले 1 घंटे में मैंने 10 एग्जाम्पल कराए क्योंकि समझाना था, सिखाना था। इस 1 घंटे में मैंने 15 एग्जाम्पल कराए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करानी थी। तो 25 के 25 क्वेश्चन हो गए हैं। और भी प्रैक्टिस करना, एक और प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर दूंगा आर्गुमेंट की, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना, सोल्व करके देखना, समझने की कोशिश करना। फिर हम एनालिटिकल रीजनिंग का अगली क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कॉज एंड इफेक्ट बचा हुआ है, अजम्पशन बचा हुआ है, ये सब हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।